हेलो क्लास नाइन्थ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपने होने वाली परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम प्यारे बच्चों क्लास नाइन्थ का विज्ञान का साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र का आज हम यहां पर सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। जी हाँ, इस मॉडल प्रश्न पत्र में आप लोगों को टोटल 40 प्रश्न दिए गए हैं जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को बच्चों आप लोगों को हम यहां पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, 40 प्रश्न को बताएंगे। साथ ही साथ इसके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम आज इस वीडियो में आप लोगों को सारे प्रश्न को बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है बच्चों इस मॉडल प्रश्न पत्र में? कह रहा है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है ना। ऑप्शन दिए गए हैं चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि जो चाल और वेग का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो सेम होता है ना। चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और दोनों का दोनों सेम होता है ना। वही क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। आप ये भी याद रखेंगे कि त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो ये आपका मीटर हो जाता है ना। ऐसे ही अगर मैं बल का बात करूं तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और संवेग का बात करें हम तो केजी, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से आप सभी का एसआई मात्रक को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी एसआई मात्रक यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या दिया गया है ये देखो, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है ना। ऑप्शन है चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो बच्चों आप लोग को पता है कि अगर निश्चित दिशा में एक डायरेक्शन हो, है ना, एक फिक्स डायरेक्शन हो और उस डायरेक्शन में अगर कोई वस्तु दूरी तय करता है, मान लो गाड़ी ही तय करता है या हम ही तय करते हैं, तो उसको हम कहते हैं विस्थापन, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? उसको विस्थापन कहते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, इसका एसआई मात्रक याद है विस्थापन का? अभी मैंने जस्ट बताया मीटर होता है ना। और चाल का क्या बताए थे बब्बू? तो चाल को हम मीटर पर सेकेंड बताए थे। वेग का क्या बताए थे? बोले सर चाल और वेग का तो सेम होता था, है ना, तो मीटर पर सेकेंड। त्वरण का एसआई मात्रक बच्चों तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मैं आप लोग को ऐसा बता दूंगा बच्चों कि आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ याद हो जाएगा, कोई भी एग्जाम में आएगा उसे फोड़ कर आओगे अपने एग्जाम में, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल देखते बच्चा। अगला सवाल क्या कह रहा है? वेग का एसआई मात्रक एकदम आंख बंद करके हम लोग मार देंगे क्या कि मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो यहां पर। नेक्स्ट सवाल यहां पर कह रहा है कि स्वचालित, है ना, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। जो आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो डियर, उसमें आप लोग का मीटर लगा होता है ना। देखे होंगे डियर कि यहां पर आप लोग का आगे में मीटर लगा होता है और आप कितना स्पीड चल रहे हो, है ना, 40 के स्पीड, 50 के स्पीड, 60 के स्पीड, है ना, कितने स्पीड चलते हो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। अगर जिनको गाड़ी चलाना आता है, और जिनको नहीं आता है उनके पापा अगर गाड़ी चलाते होंगे तो वो बताना कितना स्पीड चलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो दूरी प्रदर्शित करता है, यहां पर 2 मीटर लगा होता है, एक स्पीड को बताता है। किसको बताता है बच्चों? एक स्पीड को बताता है। स्पीड मतलब कि हिंदी में अगर बात करें तो चाल को बताता है कि आप कितने स्पीड चल रहे हो। दूसरा आपको बच्चों यहीं पे आपका इस तरीके से लिखा रहता है, और यहां लिखा रहता है 10,000, 20,000, 4,000। नहीं सुनते हो कि अगर पुराने गाड़ी हम लोग खरीदने जाते बोलते 40,000 गाड़ी चला हुआ है, तो वो जो दूरी बताता है ना, कि आप यहां से मान लीजिए जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां पे कितना मीटर था, और जहां अंत किए हो, अब जहां तक गए हो वहां तक कितना गए। तो जो दूरी को बताता है बच्चों वो उसको हम कहते हैं जो दूरी को बताता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ओडोमीटर। क्या कहते हैं उसको? ओडोमीटर। ओडोमीटर, है ना, याद रखिएगा। गाड़ी में आप जहां गाड़ी चलाते हो आगे में मीटर लगा होता है, उसमें 2 मीटर लगा होता है। जो चाल को बताता है उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, जो चाल को बताता है कि आप कितना स्पीड चल रहे हो वो स्पीडोमीटर बताता है, और जो दूरी को मापता है कि आप कितना चले हो वो ओडोमीटर। याद रखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं
गाड़ी जो चलाते हैं उसमें 2 मीटर लगा होता है, जो चाल को है ना कांटा जो दिखाता है कितना स्पीड चल रहे हो वो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है उसको कहते हैं, और जो दूरी को बताता है आप कितना चले हो वो ओडोमीटर। तो दोनों को बातों को याद रखिएगा। यहां पर आपका एग्जाम में क्या पूछा, दूरी। एग्जाम में अगर इस चाल पूछ दे तो क्या लिखोगे, स्पीडोमीटर। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, क्या दिया गया है, यदि पिंड का है ना पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए, है ना, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। संवेग पूछ रहा है बच्चों। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग को P से बताते हैं और इसका फॉर्मूला होता है mv, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों यहां पर मास कितना है, क्या कह रहा है कि द्रव्यमान को दुगुना कर दे, है ना। अगर मास को हम दुगुना कर देते हैं तो 2m लिख देंगे, है ना, दुगुना मतलब उसको दुगुना कर दो, और वेलोसिटी को यानी वेग को मेरे बच्चों क्या कह रहा है, आधा करने, तो कर दो, यहां पर इंटू में है तो इंटू लगा देंगे, v को आधा कर दो, भी को क्या करो, आधा करो। कोई भी चीज को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। प्यारे बच्चों अगर तन मन धन सारी चीजों को लगाकर अच्छे से देखोगे ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके सभी सब्जेक्ट में है ना A+ आने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और ये सभी बच्चों का कहना है कि सर जो पढ़ाए थे सर वही आया था, है ना। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको भी अच्छा करना है तो आपको हमारे सारे वीडियो को आपको लाइन बाय लाइन करके देख लेना है, कंप्लीट करके देखना है बच्चों, जो भी वीडियो आता है उसे कंप्लीट देखना है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एक भी प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो देखो यहां पर अगर मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या कह रहा है, ये संवेग का फॉर्मूला है। अगर कह रहा है कि मास में दुगुना कर दो, है ना, द्रव्यमान को दुगुना कर दो, और क्या कह रहा है वेग को आधा कर दो, तो क्या चेंजेस देखने को मिलता है, बोले सर इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, सेम तो वही बच रहा है m इंटू भी, तो कोई भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, आंसर वही रहेगा, है ना, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, यदि दो वस्तु A और B का द्रव्यमान 6 kg और 34 kg है ना, अगर मेरे प्यारे बच्चों A का द्रव्यमान जो है 6 kg है और B का द्रव्यमान 34 kg है, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा। ऑप्शन दिए गए, A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा ना, गलत, एकदम साफ साफ गलत। A का तो द्रव्यमान 6 kg है, जो सबसे ज्यादा वजन होगा बच्चों उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा, हाँ B वाला का जो जड़त्व है 34 से A वाला से ज्यादा होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर B इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलो कहते बच्चों कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, है ना, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, है ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अब यहां पर, न्यूटन के गति का किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो हम कई बार बताएं कि न्यूटन के 3 नियम है, गति के 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है बच्चों, उसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहला नियम को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। और पहला नियम ये बताता है कि अगर कोई भी वस्तु गति है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहेगी, ये पहला नियम कहता है। गति का दूसरा नियम जो कहता है ये बल का परिभाषा देता है, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों F बराबर, कहां चल गया, F बराबर ma होता है, याद रखेगा, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। गति का तीसरा नियम कहता है बच्चों कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया, है ना, अगर आप गोली चलाते हो, है ना, बंदूक चलाते हो तो गोली आगे की तरफ निकलती है लेकिन आपको पीछे की तरफ वो धकेलता है, ये गति का तीसरा नियम होता है, ठीक है। तो तीनों नियमों को आपको अच्छे से याद रखना है। जड़त्व का नियम को ही हम पहला नियम कहते हैं, गति का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, 60 kg का द्रव्यमान किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा, है ना, द्रव्यमान दिया गया है, कोई भी चीज का क्या गया है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से हम लोग चंद्रमा का भार नहीं निकाल सकते हैं, हमें क्या करना होगा, इसका पहले भार निकालना होगा, जिसको हम वेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mg, है ना बच्चों। तो मास कितना दिया गया है, मास बोले सर मास 60 के मास द्रव्यमान हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं मास, तो 60 दिया है ना, और ग्रेविटेशन कितना दिया है, मान लेने लिए बोल रहा है बच्चों 10 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 600। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर जितना भार होगा पृथ्वी पर उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होगा, तो इसका हम 600 का 1/6 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, तो बोले सर 100, है ना, 100 बचेगा, तो 100 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कितना आसान है बच्चों, बहुत आसान है। ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, बस आपके कुछ नंबर वगैरह चेंजेस हो सकते हैं। ये सवाल देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या दिया गया है
कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, है ना, अगर दो वस्तु है और इसकी दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब इतना कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, F बराबर, है ना, G m1 इंटू m2 और होता है v स्क्वायर। ठीक है, यहां पर G बच्चों ग्रेडेशन बताता है और मास इसका पहला वस्तु का और दूसरा वस्तु का मास यहां पर होता है, और ये दूरी बताता है वस्तु का, है ना। तो यही कह रहा है कि इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, है ना। तो इस पे कोई चेंजेस नहीं, मास में तो बताया ही नहीं किसी का मास, कोई बात नहीं, लेकिन इसका जो दूरी है बच्चों, भी क्या बताता है, दोनों वस्तु की दूरी, है ना। तो दोनों वस्तु की दूरी को आधा करने बोल रहा है, अगर पहले भी था तो उसका आधा कर दो, है ना, तो इसको हम कर देंगे स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर G m1 और m2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, v का स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 4 हो जाएगा, है ना। बच्चों यहां पर अगर हम चेंजेस करेंगे, अगर मैं ये बटा वाला को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तब क्या होगा, है ना। तो इसको जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, भी नीचे आ जाएगा, है ना, जैसे ऐसे समझो, G m1 m2, है ना, और ये ऊपर उल्टा हो जाएगा तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, यहां पर इस तरीके से हो जाएगा G m1 m2 और यहां पर v स्क्वायर और अलग से 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम वस्तु की दूरी को आधा कर देते हैं तो 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपका गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला याद रहेगा बच्चों, तो आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं, है ना, फोड़ कर आएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, ध्वनि के किस माध्यम में गमन करती है। तो ध्वनि बच्चों आपके ठोस में भी गमन करती है ना, ठोस में भी गमन करती है, तरल में भी गमन करती है, गैस में भी गमन करती है। तो ध्वनि जो है बच्चों ये सभी चीजों में गमन करती है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा जो गमन करती है किस में करती है, तो ठोस में करती है, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना प्यार से, कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है ना। वायु में ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है बच्चों, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ या विद्युत, तो अनुदैर्घ्य तरंग, है ना। चल, मानव श्रवण के श्रेयपरास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है। तो तीन प्रकार के बच्चों श्रेयपरास होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो मानव श्रवण पूछ रहा है, मानव का जो सुनने की जो क्षमता होती है बच्चों, वो कितने से कितने हर्ट्ज तक होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज, है ना, 20 HZ से लेकर के 20,000, है ना, 20,000 लिखो या 20 के भी लिख सकते हैं, 20,000 HZ होता है। तो इतने ही ध्वनि को क्या कर सकता है, एक मानव सुन सकता है। तो इसका ऊपरी सीमा पूछ रहा है बच्चों, ऊपरी आवृत्ति, तो ऊपरी आवृत्ति कितना हो जाएगा, 20,000। तो 20,000 कहीं लिखा हुआ है, बोले सर 20,000 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए सर 20 के, हमने बोला ना 20,000 को हम 20 के भी लिख सकते हैं, 20 के हर्ट्ज, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 प्रकार के हम श्रेयपरास को बताते हैं, आप तीनों को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये मानव का हो गया, है ना, ये क्या हो गया, चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ठीक है, 3 प्रकार के श्रेयपरास होता है। एक होता है बच्चों अवश्रेय, है ना, एक क्या होता है अवश्रेय प्राश, है ना, एक होता है बच्चों श्रेयपरास, है ना, जो मानव सुन सकता है ना, एक श्रेयपरास होता है, और एक होता है प्राश्रय, है ना, क्या होता है प्राश्रय प्रास, है ना। तो अवश्रेय में जो होता है बच्चों, है ना, इतना कम साउंड होता है जो हम नहीं सुन सकते हैं, चूहा बिल्ली कुत्ता सुन सकता है। जैसे देखते होंगे आपके घर में कोई भी थोड़ा सा टस से आवाज करता है तो चूहा कैसे भाग जाता है, मतलब वो बहुत कम ध्वनि को सुन सकता है, मतलब कि वो 20 से कम, है ना, 0 से 20 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। लेकिन हम लोग 20 हर्ट्ज तक नहीं सुन सकते। हम लोग कहां सुनेंगे, ये मानव वाला यही है बच्चों, ठीक है, श्रेयपरास वाला। हम लोग सुनेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, 20 के हर्ट्ज, 20,000 लिखो या 20 हर्ट्ज लिखो, 20 के हर्ट्ज, के लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा। और प्राश्रय जो होता है बच्चों 20 के से अधिक, है ना, 20,000 या 20 के हर्ट्ज से अधिक। तो इस बात को आपको क्या है याद रखना है बच्चों। ठीक है, अगर यहां पर अवश्रेय प्रास का प्रास पूछेगा, है ना, अवश्रेय ध्वनि का प्रास पूछेगा तो 0 से 20 हर्ट्ज तक। अगर श्रेय ध्वनि का प्रास पूछेगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्राश्रय का पूछेगा, है ना, प्राश्रय का पूछेगा तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा, है ना। और ये बहुत कम साउंड होता है, चूहा बिल्ली कुत्ता सुन सकता है। श्रेयपरास एक मानव सुन सकता है, हम लोग जितना सुनते हैं श्रेयपरास, है ना,
20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकते हैं या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से ज्यादा हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पे समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए। तो इन बातों को याद रखना है बच्चों। आपको पूछा था एग्जाम, इसमें क्या पूछा था कि जो मानव सुनता है कौन, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। बोला इसका ऊपरी परास कितना है, तो ऊपरी परास 20 हर्ट्ज तक, निचली परास बोलता है तो 20 हर्ट्ज तक। समझ में आ रही बातें? बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना हम लोग क्या कहते हैं इसको कहते हैं बच्चों हम लोग, दो विभिन्न पदार्थ अगर अपने आप मिल जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो, हाँ क्लियर। किसका कॉल आ रहा है भाई? चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का जो गलनांक होता है बच्चों वो होता है आपका होता है -4 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या फिर 273 डिग्री सेल्सियस। तो 273 केल्विन के बराबर होता है बच्चों, है ना। कितना होता है? 273 केल्विन, है ना। पॉइंट में आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो 273 केल्विन। और ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अगर एग्जाम में, अगर ऑप्शन में आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 273 केल्विन ऑप्शन में, तो 273। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा संपीड़न किस में होता है? तो गैस में होता है। तो यहां पर नमक ठोस है, तेल आपका द्रव है, लेकिन हाइड्रोजन गैस है बच्चों। तो इसका सबसे ज्यादा संपीड़न किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कण काफी दूर दूर होते हैं। तभी तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो गैस होता है, आपके घर में टंकी जो होता है सर, ठीक है, टंकी जो होता है बाबू, उसमें क्या होता है? बहुत सारी गैस, इतने सारे गैस को एक टंकी में संयोजित करके रखा जाता है। मतलब कि उसको बहुत दबाकर कंप्रेस करके रखा जाता है, संपीड़न किया जा सकता है, याद रखिएगा। हाँ, निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है ना बच्चों? जब दो तत्व अगर मिलकर कोई नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो इसमें आपका लोहा तो आपका तत्व हो जाएगा, पीतल आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा, है ना। ये तत्व हो जाएगा, ये मिश्र धातु हो जाएगा। लेकिन जल जो है बच्चों ये यौगिक हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल जो है मेरे प्यारे बच्चों तांबा और क्या है? ये तांबा और पीतल, है ना। पीतल जो है बच्चों ये तांबा और पिताजी, हाँ जिंक का, है ना, पिताजी, है ना। पीतल से हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखे थे बच्चों, पिताजी, है ना। तो पीतल जो है ये तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो तांबा और जिंक कहाँ है? बोले सर कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो ट्रिक याद रखोगे तो हमें भी याद है, हम भी भूल गए थे, हमको ट्रिक याद था, हम ऐसे याद कर लिए। ठीक है बच्चा, आगे देखो। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है जल का बर्फ में बदलना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का पिघलना, लोहे के चून में बालू मिलना। तो प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? वो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ अगर बन गया तो पुराने अवस्था में वो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें जल का बर्फ में बदलना, अगर जल बर्फ में बदल रहा है तो क्या फिर बर्फ से जल नहीं बनेगा? बोले सर आराम से बन जाएगा। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हुआ नहीं, है ना, नया चीज नहीं मिला। देखो नया चीज कहने का मतलब नया चीज बनेगा तो वो फिर पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, लेकिन ये तो आ जा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। भोजन का पचना, हाँ अगर भोजन पच गया, आप जो खाए हो, ठीक है, वो पच गया, वो नया पदार्थ बन गया, तो वो फिर पुराना पदार्थ नहीं बन सकता भाई, फिर वो उसको भोजन नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मोमबत्ती का पिघलना, पिघला दोगे फिर मोमबत्ती बना लोगे, है ना। लोहे के चून में बालू मिलना, अगर लोहा का चून बालू मिल जाएगा तो हम फिर अलग अलग दोनों को कर सकते हैं, है ना, चुंबक के माध्यम से। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? कितना आसान सा लॉलीपॉप सा सवाल है भाई, कितना बार आपको बता चुके हैं कि ये आपका हो जाएगा Na2O। चलो आगे देखते हैं। 36 ग्राम जल के कितने मोल मौजूद है ना, कितने मोल मौजूद है बच्चों? हम लोग को मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या? द्रव्यमान बटा, है ना, द्रव्यमान बटा अनुभार। क्या होता है? अनुभार, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें द्रव्यमान आपका पहले से दे रखा है 36, तो 36 लिख देंगे। अनुभार आपका कैसे निकालना होता है? तो किसका अनुभार बच्चों? तो जल का अनुभार निकालना है। तो जल का सूत्र होता है H2O, है ना। इसका अनुभार अगर निकालना चाहे, है ना, इसका अगर हम अनुभार निकालना चाहे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1, और कई गो हाइड्रोजन है तो 2, तो 2 हो जाएगा, है ना। या फिर 1 गुना 2 भी लिख सकते हैं इसको,
एक था 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, याद रखेगा, है ना, कितना होता है 16, तो 2 1 2 और 16 कितना हो जाएगा 18, तो 18 से हमको इसको डिवाइड करना होगा तो 2 निकल जाएगा, है ना, कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से लिख लो। अगला सवाल देखो, C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, है ना, C2H2 है ना मोलर द्रव्यमान, बड़ा आसान सा द्रव्यमान निकालना है ना। कार्बन का बच्चों है ना C2H2 कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान बच्चों, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है लेकिन द्रव्यमान 12 हो जाता है। क्योंकि आप लोग एक याद रखिएगा, अगर परमाणु संख्या याद है तो द्रव्यमान भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि लगभग में डबल के बराबर होता है ना। अगर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो इसका डबल क्या होगा द्रव्यमान होगा, तो कितना हो गया 12 और केट कार्बन है 2 गो, है ना, प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, केट हाइड्रोजन 2, है ना, 12 दूनी 24 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 26। कितना आसान है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाए। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि फर्स्ट बार देख रहे होंगे तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, लेकिन मैं इतने सारे सेट करवा दूंगा आपको, इतने सारे लगभग 20-25 सेट करवा देंगे ताकि आपको फिर प्रश्न हलवा लगेगा, हलवा। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो है बच्चों ये खोज जो है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है ये किन्होंने किया था, तो ये जे थॉमसन ने किया था, है ना। रदरफोर्ड जो है बच्चों ये प्रोटॉन का खोज किया था, किसका किया था, प्रोटॉन का खोज किया था, है ना। और जे चैडविक जो है बच्चों ये किसका खोज किया था, तो ये न्यूट्रॉन का, है ना, न्यूट्रॉन का। तो इस बात को इतना याद रखना आपको, है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस होते बच्चों, है ना, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन न प्लस न माइनस, याद रखेंगे। चलो, हाँ, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व के परमाणु संख्या क्या होगा। तो देखो कोई भी तत्व के अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना है वही उसका परमाणु संख्या होता है। तो किसी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है बच्चों, ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा 11 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताना किस तत्व के परमाणु संख्या 11 होता है, कितने बच्चों को याद है, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों को याद है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट हम लोग चलिए फटाफट कर लेते हैं, 10-12 सवाल बचे हुए हैं। किस तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु का समान नहीं होंगे, है ना। तो किसी तत्व का समान समस्थानिक में कौन से परमाणु का समान नहीं होगा, तो इसमें बच्चों न्यूट्रॉन जो होता है ये समान नहीं होता, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखेंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव, कितना आसान है ना। ऑप्शन दिए गेहूं, चिड़िया, अमीबा, प्याज। अमीबा एक कोशिकीय जीव है ना। अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारी चीजें क्या है, एक कोशिकीय जीव है। आप कहेंगे हम लोग किस तरीके का जीव है, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है। कैसे हैं, बहुकोशिकीय जीव। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ो बाबू। क्या दिया है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लासिड्स, गोल्जी का उपकरण, राइबोसोम। तो लाइसोसोम का है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो निर्माण करता है ये गोल्जी का उपकरण करता है। ठीक है, और लाइसोसोम को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आता है बहुत बार कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मेरे प्यारे बच्चों बिजली घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिजली, क्योंकि यहीं पे उत्पादन होता है ऊर्जा का, है ना, इसको बिजली घर कहा जाता है, याद रखेंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रकार के द्वारा होता है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई कोशिका है ऐसे करके, ठीक है, इसके आर पार अगर कोई भी चीजें हो रही है, पदार्थ का आना जाना लगा है, तो ये प्रसरण के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, प्रसरण के कारण। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन है विभोज्य उत्तक, जाइलम, फ्लोएम, पेरेनकाइमा। तो पौधे के शीर्ष पर, है ना, अगर मान लो बच्चों यहां पर इस तरीके से पौधा है, ठीक है, पौधा है, ये तो पेड़ हमने बना दिया है, खैर पौधा समझो इसको। ठीक है, तो पौधे का मेरे प्यारे बच्चों जो शीर्ष पर है ऊपर में एकदम, ठीक है, ऊपर में कौन सा उत्तक पाया जाता है, विभोज्य उत्तक। और इसका काम क्या होता है, पौधे की वृद्धि करना, है ना, पौधे की वृद्धि करना। जाइलम फ्लोएम मेरे प्यारे बच्चों ये संवहन उत्तक है पौधे का, है ना। जाइलम क्या करता है, जड़ से खनिज लवण कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, याद रखिएगा। जाइलम, है ना, जाइलम क्या करता है बच्चों, जड़ खनिज लवण जो भी है, पानी उनी जो है, पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, और पत्ती में जो बना भोजन है बच्चों, जो पत्ती में जो भोजन बन जाता है वो
वो अन्य भागों तक पूरे पेड़ पौधे में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। तो याद रखेगा जाइलम फ्लोएम के बारे में भी, क्योंकि इससे भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। रक्त के, है ना, अगला सवाल है, रक्त के तरल अगाधी भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, याद रखेंगे। चलिए बस आगे के सवाल देखते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कई बार बताएं। ऑप्शन है मत्स्य पालन, फसल उत्पादन, दूध उत्पादन, मधुमक्खी पालन। तो इसमें अगर देखें श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बच्चा, तो ये दूध उत्पादन से, है ना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से है बच्चों, ठीक है। अगर मत्स्य पालन किस क्रांति से संबंधित है? तो इसमें याद रखिएगा नीली क्रांति। कौन सा क्रांति? नीली क्रांति, है ना। इसी तरीके से फसल का अगर आ जाए तो बच्चों तो हरित क्रांति। क्या हो जाएगा? हरित क्रांति, है ना। अगर मधुमक्खी पालन का आ जाए बच्चों तो ये स्वर्ण क्रांति, है ना, स्वर्ण क्रांति। तो इतना चीज को आप लोगों को याद रखना है। कोई भी एग्जाम में फटाक से एकदम टिक मार देना और कह देना कि हाँ मिशन 2 वाले सर बताए थे, है ना। चलो, निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? कहते हैं ना बच्चों कि ऑप्शन है धान, मक्का, अरहर, चना। तो रबी फसल का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो रबी फसल इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें चना जो हो जाएगा रबी फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना जो हो जाएगा रबी फसल। बाकी तीनों जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। रबी फसल चना हो जाएगा, चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब किस में आ जाएगा? रबी फसल में। और रबी फसल का अगर हम लोग टाइम पीरियड को अगर देखते हैं तो कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर में बोया जाता है भाई, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बोया जाता है और मार्च में इसको काट लिया जाता है, फरवरी मार्च में, ठीक है। फैब मार्च में आपको काट लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखो, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? उसका निवास स्थान, उसके पोषण की प्रक्रिया, कोशिका संरचना, जनन की प्रक्रिया। तो जीवों का वर्गीकरण, अगर हम कोई भी जीव का वर्गीकरण करते हैं कि ये जीव अलग है, वो जीव अलग है, तो ये किस कारण से? तो कोशिका संरचना का। क्योंकि सभी जीवों का कोशिका संरचना जो होती है, बनावट जो होती है बच्चों, वो अलग अलग होती है। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है ना? पादप वर्ग का, है ना। देखो बच्चों, जंतु में तो आप लोग को पता है उभयचर किसको कहा जाता है? जो स्थल पे भी रहता है और जो पानी में भी रहता है, जैसे मेंढक उंडक हो गया। लेकिन पादप वर्ग में उभयचर किसे कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, याद रखिएगा। व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है ना? व्हेल जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग से? सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी, मत्स्य। तो देखो बच्चों, बहुत सारे कहते हैं व्हेल मछली नहीं होता बच्चों, वो क्या होता है? स्तनपायी होती है ना। ये किस वर्ग से संबंधित है? स्तनपायी, है ना। ये भी क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है और ये भी क्या करती है? दूध पिलाती है, याद रखिएगा व्हेल। अगला सवाल देखते हैं, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो साफ साफ आप लोग कह देंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यही तो क्या कर रहा है? वैश्विक ऊष्मन बढ़ा रहा है। जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन प्रभाव नहीं होगा? है ना, जल के तापमान में परिवर्तन, ये तो हो जाएगा भाई। अगर जल प्रदूषण होता है तो तापमान में भी परिवर्तन होगा, है ना। हैजा बीमारी जले से होता है ना। जल में ऑक्सीजन की कमी इसी कारण से होता है अगर प्रदूषण आ जाएगा तो। लेकिन फेफड़े संबंधित रोग जो है बच्चों, ये नहीं होगा, है ना। ये रोग नहीं होगा उससे, है ना। फेफड़े संबंधित रोग जो होगा ये आपका वायु प्रदूषण से रिलेटेड होगा। चलो बच्चों, 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, है ना। ये क्या है? 2-3 सवाल बचे हुए हैं। उससे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास 9th का प्रॉपर नोट्स चाहिए और इसी तरीके का सेट चाहिए तो आप लोगों को हमारे ही एप्लीकेशन, है ना, आप लोगों को पता है बच्चों जैक बोर्ड का अपना एप्लीकेशन, है ना। जैक बोर्ड झारखंड का अपना ऐप क्या है बच्चों? मिशन 2 वाले सर, मिशन 2 वाले सर। प्ले स्टोर में जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये पूरा PDF आप चाहते हैं बच्चों तो PDF आपको कहां पर मिलेगा? हमारे ही एप्लीकेशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां पर आपको 9th के एक बहुत बढ़िया छोटा सा कोर्स बनाया गया बच्चों, उसमें आप लोगों को प्रॉपर नोट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज भी वहां पर बनाया गया है। आप चाहो तो आप जाकर उसके परचेस कर सकते हो और आज ही अपने तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चा, ठीक है। हम सब मिलकर के आपको A+ दिलाएंगे, है ना। हम सभी टीचर मिलकर के आपको क्या करेंगे? सभी सब्जेक्ट में A+ दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। बस आपको क्या करना है? अपने ईमानदारी पूर्वक क्या करना है बच्चों? मेहनत करते हैं। कहते हैं ना विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। बच्चों अगला सवाल देखो क्या है यहां पर, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में कौन सा असंक्रामक रोग है ना। असंक्रामक रोग उसे हम कहते हैं जो फैलता नहीं है ना। अगर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग अगर हम लोग आसपास होते हैं, ठीक है, संपर्क बनाते हैं, चाहे असंक्रामक रोग हम उसको कहेंगे जो फैलता नहीं है,
है ना, या फिर पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, है ना, नजदीक आते हैं नहीं फैलता है। ठीक है, खांसी जुकाम हो गया, रतौंधी, देखो खांसी जुकाम पता है आप लोग को, या ये संक्रामक रोग है ना। क्यों संक्रामक रोग है? आप देखते हो एक घर में अगर सर्दी हो जाता है सभी को हो जाता है ना। रतौंधी, भैया रतौंधी का मतलब है अगर एक आदमी अंधा हो गया है तो दूसरा थोड़े होगा, ये असंक्रमक में आ जाएगा। ठीक है, संक्रमक में नहीं आएगा। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग है? दीर्घकालिक का मतलब होता है लंबे समय तक का रोग। ठीक है, खांसी जुकाम नहीं, ये तो तुरंत ठीक हो जाता है, हैजा भी ठीक हो जाता है, मधुमेह भी बच्चों एक तरीके से ठीक किया जा सकता है, ये भी दीर्घ में आता है। लेकिन यहाँ पर टीबी जो हो जाएगा बच्चों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी, है ना, टीबी। चलिए अब लास्ट सवाल है हमारे पास, और मेरे प्यारे बच्चों इस लास्ट सवाल से पहले आप हमें एक नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या आप लोगों को इसी तरीके का मॉडल पेपर और भी चाहिए? एक बार प्यार से लिख देना। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्लास 9th की तैयारी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी हमने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पे 1 बाय 1 करके आप सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं बच्चों, तो हमारी गारंटी है ना बच्चे, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, अपनी तारीफें खुद करनी अच्छी नहीं होता, अपना बखान करना सही नहीं होता है। आप अपने बड़े भाई बहनों से, है ना, जो भी क्लास 10th में चले होंगे, एक बार मिशन 2 का नाम लेकर देख लेना कि 9th में उन्होंने क्या फोड़ा है, कितना किया है। ठीक है, एक बार आप लोग उन सभी बच्चों से जरूर पूछ लेना। चलिए लास्ट सवाल कर लेते हैं, है ना। जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? है ना, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई। तो ये बच्चों जीवाणु जो हो जाएगा मोनेरा में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेकर। ठीक है, आप लोग का तब तक वेट करेंगे, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर आए मिशन 2 पर तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, फटाफट शेयर कर दो, गर्दा उड़ा के, है ना। बाय बाय, टेक केयर।